हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वीडियो अपने हिसाब से 1.25 या 1.5 स्पीड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अर्जुन के घर का दरवाजा। जमीन पर पड़े खून के निशान अभी भी वही था। डिंग यान ने अन निशानों को देखा और धीमी आवाज में बोली, बड़ी बाढ़, इतने दिन हो गए। सुनील और उसके गैंग के अलावा ये पहला आदमी है जिसे मैंने देखा जो सच में मारने की हिम्मत रखता है। लेकिन सुनील के गैंग से अलग है। फैन मेकिन ने यूज फंसने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं पिघला। सीएआई जही ने गंभीर स्वर में कहा, इस तबाही और नैतिक गिरावट के दौर में शायद सिर्फ वही लोग जिंदा रह पाएंगे जो लड़ना और मारना जानते हैं। ये फैन मेकिन के साथ डिंगयान के किए गए काम पर सीएआई जही की तरफ से एक प्रकार की स्वीकृति थी। डिंगयान ने कुछ नहीं कहा, बस होंठ भींचे और आगे बढ़कर दरवाजा खटखटा दिया। अंदर लिविंग रूम में अर्जुन सोफा पर लेटा हुआ था और खूबसूरत मीरा उसकी कमर पा बैठी थी। वो हल्का सा झुककर अपनी नर्म उंगलियों से अर्जुन की पीठ के मांसपेशियों को दबा रही थी, उसका तनाव कम करते ही। गर्मियों का मौसम था। एक ने छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और दूसरा बिल्कुल ऊपर से नंगा था। इतनी नजदीकी थी कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। अर्जुन की सांस भरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मीरा की टांग के मोड़ को छू लिया। उसकी खुरदुरी हथेली फाटे ह्यू स्टॉकिंग्स से टकराई। मीरा बिजली लगने जैसे कांप उठी, शेरा अनजाने में सिकुड़ गया। उसकी टांगें काज गई। अर्जुन ने अनजान बनने का नाटक किया और अपना हाथ धीरे धीरे स्टॉकिंग्स के अंदर सरका दिया। उसने महसूस किया कि मीरा की सांस और तेज हो रही है। कासव धीरे धीरे ढीला पड़ गया। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। दोनों एक साथ जम गए। मीरा घबराकर तुरंत उठ खड़ी हुई और सोफा से हट गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। पकड़े जाने जैसी घबराहट और साथ हाय एक अजीब सी उत्सुकता। वो उठकर बैठ गया और मीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा लाल था, आंखें शरत और घबराहट से भरी हुई, साफ था कि वो अभी भी उत्तेजित थी। कहीं ली जिकियांग तो नहीं? मीरा ने घबराकर कहा। वो अभी भी थोड़ी पारंपरिक थी, यूज लगा कोई पकड़ने आ गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ते ही बोला, चिंता मत करो। अगर ली झिकियांग भी हुआ तो भी वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर मीरा और शर्मा गई। अर्जुन ने दरवाजे के पास से नील गन उठाई और पीप होल से देखने के लिए एक शीशा लिया। बाहर सीएआईजी और डिंग यान खड़े दा, दोनों पहले माइल ह्यू चेहरे। उसकी भौहें ऊपर उठ गई। ये लोग यहाँ क्यों? मीरा दीवार के कोने में जाकर चिपक गई और धीरे से पूछा, कौन है? अर्जुन ने यूं चुप रहने का इशारा किया और फिर बोला, कौन? दरवाजे के बाहर से सीएआईजी की आवाज आई, भाई, मैं नीचे कॉरिडोर का सीएआईजी हूं और ये डिंग यान है। आपने हमें पहले देखा है। डिंग यान ने भी कहा, बेड भाई, याद है? पहले कोने पा आपने मुझसे सुनील के घर के बारे में पूछा था। अर्जुन को याद था। बाहर निकलते हाई गिन्नी के हाई लॉग माइल्डा। काम क्या है? उसने पूछा। सीएआईजी बोला, दोपहर जो हुआ, भाई। सुनील का गैंग छुप नहीं बैठेगा। तो? अर्जुन ने ठंडा जवाब दिया। डिंग यान ने सीधा कहा, इसलिए हम सोच रहे हैं, क्या हम सुनील के खिलाफ साथ आ सकते हैं? हम सबने उसके जुल्म सहे हैं। अगर हम एक हो गए तो शायद डरना ना पड़े। सीएआईजी ने जोड़ा, भाई, ये सिक्योरिटी डोर ज्यादा दिन सुनील को नहीं रोकेजिए। आपको सोचना चाहिए। अर्जुन कुछ पाल छुप रहा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? कैसे पता तुम मुझे खाना या पनाह के लिए धोखा नहीं दे रहे? सीएआईजी मुस्कुराया, भाई, आप हमें कम समझ रहे हो। लोग मर रहे हैं, खाली घर बहुत होंगे। अगर धोखा देना होता तो किसी और को देते, आपको क्यों, जो इतना खतरनाक हो? और खाने की बात, बाढ़ के बाद आपके पास भी ज्यादा नहीं बचा होगा। हम आपसे खाना मांगने नहीं, सुनील से चीने के लिए साथ चाहते हैं। अर्जुन को जिज्ञासा हुई, सुनील से खाना?
CAI ही धीरे से बोला। सुपरमार्केट डूब चुके हैं, लेकिन सामान पानी में तैर रहा है। सब सुनील का गैंग लूट लेता है। पानी में मछली भी है। हम छुप छुप कर वही खाकर जिंदा है। लेकिन अब 10th फ्लोर पर उनके आदमी है। मछली मिल भी जाए तो छीन लेते हैं। अर्जुन हैरा था। बाढ़ की मछली? जहर से डरते नहीं? CAI जी हंसा। भूख में जहर कौन देखता है? अर्जुन के मन में घंटी बाजी। म्यूटेंट फिश, क्या ये खाने लायक है? उसकी आंखों में चमक आ गई। अकेले रहना मुश्किल था। सिस्टम के बावजूद यूज लॉग चाहिए था। क्या कोई और प्लान है सुनील से निपटने का? अर्जुन ने पूछा। भाई, अंदर आकर बात करें? CAI ही बोला। कॉरिडोर में आवाज गूंजती है, डिंग यान ने कहा। अर्जुन ने सोचा। दोनों कमजोर द, उसके पास हथियार और पेट्रोल था। कुछ पाल बाद उसने फैसला किया। रुको। वो पीछे गया। हेलमेट पहना, मोती डेनिम जैकेट, सीने और पेट पा स्टील प्लेट। हाथ में पेट्रोल से भरी वाटर गन, होंठों पा सिगरेट। पूरा तैयार होकर बोला। मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा घबरा गई। मेन? चिंता मत करो। मेन यही हूं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े डिंगयान और CAI जी खुश हो गए। फिर एक साथ चौंक गए। तुम? मीरा? सिस्टम में? दोनों ने हैरानी से कहा। 3202, वो मीरा का घर था। ये घर मीरा और राकेश का शादी के बाद का घर था, जो दोनों परिवारों को मिली डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन से पूरी तरह खरीदा गया था। 145 स्क्वायर मीटर का ये फ्लैट अर्जुन के घर से काफी बड़ा था। जब डिंगयान ने अचानक उस घर पर कब्जा करने का सुझाव दिया, मीरा की पहली प्रतिक्रिया सीधा इनकार करने की थी। लेकिन अगले हाई पाल यूज याद आ गया। वो घर तो पहले हायस हरामी राकेश ने हड़प लिया था और यूज वहां से निकाल दिया गया था। क्या 3202 अब भी उसका घर कहा जा सकता था? मीरा ने उदासी से सर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मीरा से कहा। मीरा, वो घर आधा तुम्हारा है। फैसला तुम्हें हाई लेना चाहिए। डिंगयान और CAI ही दोनों हैरा रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन मीरा की राय को इतनी इज्जत देगा। मीरा भी तुरंत पिघल गई। वहां मौजूद सब लोग उनमें सिर्फ अर्जुन हाई था जो उसके जज्बात समझ रहा था। उसने धीरे से कहा। छोटे भाई, तुम मेरी हालत जानते हो। वो घर तो राकेश ने हड़प लिया है, मुझे वहां से निकाल दिया गया, मुझे क्या हक है फैसला लेने का? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। इसकी चिंता मत करो। अगर तुम मान जाओ तो हम यूज वापस लेने का तरीका निकाल लेंगे। मीरा कुछ पाल के लिए हिचकिचाई। टैब डिंगयान बोली। मीरा, हम वहां सिर्फ टेम्पररी रहेंगे। जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा और सुनील हम पार हाथ नहीं डाल पाएगा, तो और भी घर खाली हो जाएंगे। CAI जी ने भारी आवाज में कहा। मीरा, मुझे खुद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चा मेरे साथ कॉरिडोर में और नहीं रह सकते। पिछले कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं, ठंड लग सकती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं। मीरा घबरा कर बोली। मैं मना नहीं कर रही, बस इतना है कि मेरे पास घर की चाबी नहीं है। अगर तुम लोग वहां रहना चाहते हो, तो चाबी राकेश से हाई लेनी पड़ेगी। तो तुम मान गई? डिंगयान मुस्कुराते ही बोली। बस इतना काफी है। मीरा ने बेपसी महसूस की। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये दोनों उसकी राय सिर्फ अर्जुन की वजह से पूछ रहे हैं। अगर वो अकेली होती, तो कौन उसकी बात मानता? मीरा के सर हिलाते हाय अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया और गंभीरता से बोला। ठीक है। फिर सामने वाला फ्लैट हाई सही। तुम दोनों ये जिम्मेदारी मुझे दो। तुम अपना सामान पैक करो। CAI जी ने तुरंत पूछा। भाई, क्या तुम्हें मदद चाहिए? डिंगयान ने भी पूछा। क्या प्लान है? अर्जुन मुस्कुराया। उसके दिमाग में राकेश का चेहरा उभार आया।
वो नीच आदमी जो कभी छुपके से उसका ताला तोड़ने की कोशिश कर चुका था। उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। मियाँ पास अपने तरीके है। चिंता मत करो। CAIZ और डिंग यान ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ और पूछे चुप हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था, शायद अर्जुन को मीरा की मदद चाहिए होगी। CAIZ तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं पहले सामान पैक कर लेता हूं। तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। डिंग यान ने भी कहा, मैं भी चलती हूं। दोनों काम के लॉग द। ये कहकर वो खुद हाय अर्जुन के घर से निकल गए। उनके जाते हाय अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। मीरा का चेहरा सेफ्ट पैट चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। नैतिक रूप से वो सच में नहीं चाहती थी कि अर्जुन के साथ मिलकर राकेश के खिलाफ खादी हो, चाहे राकेश कितना हाय बुरा क्यों ना हो। नाम का हाय सही, वो अब भी उसका पति था। अगर वो ऐसा करती तो वो पैन जिनलिया से क्या अलग होती। लेकिन वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यूज डर था कहीं अर्जुन नाराज ना हो जाए। तब अर्जुन ने जो कहा उसने मीरा को रुला दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सामने नहीं लाऊंगा। जो भी हो, राकेश अब भी तुम्हारा पति है। भले हाय उसने तुम्हें एक रोटी के बदले मुझे दे दिया हो, फिर भी मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मीरा का मन भर आया। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और सीधा उसकी बाहों में गिर पड़ी। दीदी बिल्कुल बेकार है, छोटे भाई, सब मेरी हाय गलती है, सौब सौब। उसके नम बदन का एहसास पाकर अर्जुन ने अपनी इच्छा को दबाया। उसकी भरी कमर को हल्का सा दबाकर हंसा। किसने कहा तुम बेकार हो? जब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा तब पता चलेगा। मीरा का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा लाल हो गया, सांसें भारी हो गई। अर्जुन ने उसकी कमर पर थपकी दी। मेरा इंतजार करो। ये कहकर उसने मीरा को छोड़ दिया और बेडरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो रस्सी का एक गट्ठा लेकर बाहर आया। मीरा से रहा नहीं गया। तुम क्या करने जा रहे हो? अर्जुन ने रस्सी को एक स्टील पाइप से बांधा और AC के वेंट से बाहर धकेल दिया, जोर से खींचकर। पाइप बाहर दीवार के साथ मजबूती से अटक गया। पूरी एहतियात के लिए उसने रस्सी को पहले कॉफी टेबल से, फिर बालकनी रेलिंग से घुमाकर 3 जगह बांध दिया। तब जाकर उसने जवाब दिया, मियां लिविंग रूम के पीछे वाली दीवार तुम्हारे घर के सेकंड बेडरूम से जुड़ी है। क्या तुमने उस रूम की खिड़की बंद की थी? मीरा हैरान हुई। तुम बाहर से चढ़ने वेल हो? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैंने सारी खिड़कियां लॉक कर रखी है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता देखी, भौहें उठाई और मुस्कुराया। तुम मेरी चिंता कर रही हो? मीरा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वरना क्या, मैं नहाई चली जाती हूं। मैं दरवाजा खटखटाऊंगी, शायद राकेश खोल दे। अर्जुन हंसा। वो दारपोक है, लेकिन बेवकूफ नहीं। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये कहकर वो बालकनी पर चढ़ गया। हमारे घर इतने पास है कि मैंने पहले हाई बालकनी बोर्ड कर दी थी। एक वजह ये थी कि कोई मजबूर आदमी छत से उतरकर मियां घर ना घुस आए। और दूसरी वजह, तुम्हारे घर से कोई यहां ना आ सके। पर अब मुझे हाई यूज खोलना पड़ेगा। उसने लकड़ी का बोर्ड हटा दिया और मीरा की घबराई नजरों के सामने बाहर निकल गया। सेफ्टी रोप और अपनी नई ताकत पर भरोसा होने के बावजूद अर्जुन ने पूरी एहतियात रखी। बाहर जाकर उसने रेलिंग के नीचे एक और गांठ बांध दी। इस तरह अगर घर के अंदर वाली रस्सी काट भी दी जाए, वो गिरने वाला नहीं था। बाहर की गांठ काटने के लिए सामने वेल को भी बाहर आना पड़ता। ये एहतियात असल में मीरा के खिलाफ भी थी। भले हाय उसने यूज भला इंसान माना था, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये मीरा के लिए एक टेस्ट था। अगर वो इसमें पास हुई तो आगे अर्जुन उस पर पूरा भरोसा करेगा। वैसे भी सारा रेशन और सामान अर्जुन के सिस्टम इन्वेंट्री में था। अगर मीरा धोखा भी दे तो यूज कुछ मिलने वाला नहीं था। रेलिंग पार करते ही अर्जुन ने सील्ड विंडो के आयरन फ्रेम को पकड़ा, बालकनी के बाहरी किनारे पर पैर रखते ही
अंधेरे में धीरे धीरे मीरा के घर की तरफ बढ़ने लगा। मीरा अंधेरे में उसकी परछाई को देख रही थी। इतनी घबराहट में थी कि सांस भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो खिड़की से चिपक कर यूज देख रही थी। छोटे भाई, वापस आ जाओ, मैं जाती हूं। मैं न्यूज बहलाकर दरवाजा खुलवा लूंगी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से पुकार लिया। इसी पाल अर्जुन अचानक हंसा। वो टेस्ट पास हो चुकी थी। इसी लम्हे अर्जुन ने सच में इस औरत को अपना माना। उसने धीरे से कहा, आवाज मैट करो। फिर मीरा की दहशत भरी नजरों के सामने अर्जुन ने हल्की सी छलांग लगाई। थर्ड, वो मीरा के एसी यूनिट पर लैंड हो गया। इस कदम के साथ वो पूरी तरह मीरा के घर में दाखिल हो चुका था। गड़गड़ाती बिजली की गरज ने उसकी छलांग की आवाज छुपा ली। एसी के पास लेटकर अर्जुन ने घर के अंदर की हर आहट सुनने की कोशिश की। बारिश, बिजली और पानी की आवाजों के बीच घर के अंदर कोई आवाज नहीं थी। अर्जुन ने एसी यूनिट के पास हाथ डाला और वेंट विंडो को हल्का सा खींचा। वो आसानी से खुल गए। वो झुककर वेंट से अंदर घुस गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई आहट नहीं हुई तो उसने धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला और उंगलियों के बाल चलते ही बालकनी में दाखिल हो गया। बालकनी में सीलन भरी बदबू फैली हुई थी जो लंबे समय तक हवा न लगने की वजह से पैदा हुई थी। यह सिर्फ यांग मेई के घर की बात नहीं थी, अर्जुन के घर में भी वही सीलन की गंध थी। काफी समय से धूप नहीं आई थी, नमी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कई चीजों पर फफूंद लग चुकी थी। स्टैंड पर काफी सारे कपड़े टंगे हुए थे। अर्जुन ने एक नजर डाली और उसकी भौहें हल्की सी उठ गईं। उनमें से ज्यादातर कपड़े महिलाओं के अंडरगारमेंट्स थे। साइज देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये सिस्टर मेई के ही होंगे। इतना बड़ा कप साइज कि उसमें अर्जुन की दोनों मुट्ठियां आराम से समा जाए। वह मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आधे साल की बाढ़ के बाद भी सिस्टर मेई कपड़े धोती रही थी। इसके मुकाबले ली जीकियांग वाकई बहुत लापरवाह था। ये कपड़े जरूर यांग मेई ने घर से निकाले जाने से पहले टांगे होंगे। इतना समय बीत गया, फिर भी उसने इन्हें उतारने की जहमत नहीं उठाई। अर्जुन दबे पाव लिविंग रूम में गया और तुरंत ही हवा में खट्टी सी बदबू भर गई। उसने अनजाने में नाक ढक ली, यह पसीने की बदबू थी। सोफे पर ढेर सारे कपड़े पड़े थे और लिविंग रूम में जले जले कपड़े भी पड़े थे। शायद ली जीकियांग ने आग जलाने के लिए इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन साफ था कि उसने बाद में सफाई नहीं की थी। कमरा गंदा और बिखरा हुआ था। अर्जुन ने ध्यान से सुना। मास्टर बेडरूम की ओर से हल्की हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी। वह दरवाजे के पास गया और धीरे से हैंडल घुमाया, लेकिन ली जीकियांग उम्मीद से ज्यादा सतर्क निकला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अर्जुन हल्के से हंसा और रसोई की ओर मुड़ गया। उसने फ्रिज खोला, अंदर कुछ भी नहीं था और सड़ी हुई बदबू आ रही थी। शायद बिजली कटने के बाद बर्फ पिघल गई थी और खराब मांस की बदबू फैल गई थी। उसने सिर हिलाया। उसे पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। अगर ली जीकियांग के पास खाना होता तो वह पेट भरने के लिए अपनी पत्नी को बेचने जैसी हरकत नहीं करता। अर्जुन मुख्य दरवाजे तक गया, उसे खोला और कॉरिडोर में कदम रखा। कॉरिडोर के नीचे की तरफ डिंग यान लगातार इसी ओर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसने अर्जुन को बाहर आते देखा, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी और वह तेजी से ऊपर चढ़ाई। इतनी जल्दी कैसे किया? अर्जुन मुस्कराया और धीमी आवाज में बोला। ली जीकियांग मास्टर बेडरूम में सो रहा है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज धीमी रखना। भाई काई जी और भाई माँ को ले आओ, पहले परिवार को सुरक्षित जगह पर बसा लेते हैं। डिंग यान ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं अभी लेकर आती हूं। इतना कहकर वह दौड़ती हुई नीचे चली गई। इसी दौरान अर्जुन के घर का दरवाजा भी खुल गया। छोटे भाई। यांग मेई की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह खुशी से भरी नजरों के साथ बाहर आ गई। अर्जुन ने बिना हिचक उसे गले लगाया और उसके लाल होंठों पर एक गहरी चुंबन जड़ दिया। इस अचानक हुए हमले से यांग मी घबरा गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया
और वह घबराकर समझ ही नहीं पा रही थी कि हाथ पाँव कहाँ रखे। वह मासूम सा रूप बिल्कुल किसी पहली किस जैसा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उस पल उसे चूम लेगा। गहरी किस के बाद अर्जुन मुस्कराया। सिस्टर मेई, तुमने बहुत अच्छा किया। यांग मेई हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अर्जुन ने अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। तुमने कुछ नहीं किया, यही सबसे अच्छा था। यांग मेई बेवकूफ नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जल्दी से बोली, छोटे भाई, मैंने पहले भी कहा है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी डगमगाऊंगी नहीं। अर्जुन मुस्कराया। मुझे तुम पर भरोसा है। अभी तुम वापस जाओ। यहां कुछ ऐसे मामले हैं जो तुम्हें असहज कर सकते हैं। यांग मेई ने अपने घर की ओर देखा। पल भर को हिचकिचाई, मानो पूछना चाहती हो कि क्या मारना जरूरी है। लेकिन उसने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा। ली जीकियांग अब उसका अतीत था। उसका छोटा भाई फैसले में पक्का था, बेकार की बातें करके उसे परेशान करना ठीक नहीं था। वह धीमे से बोली, मैं घर जाकर खाना बनाती हूं। तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। अर्जुन फिर मुस्कराया। यांग मेई से वह दिन बदिन ज्यादा संतुष्ट होता जा रहा था। अगर यांग मेई ने उससे ली जीकियांग को छोड़ देने की बात की होती तो उसे बुरा लगता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। यांग मेई को वापस जाते देख अर्जुन ने अचानक धीमे से कहा, वो स्टॉकिंग्स फेंकना मत। आज रात पहनना। यांग मेई पल भर को ठिठकी। फिर उसके गाल लाल हो गए। उसने उसे शरारती नजर से देखा, हल्का सा सिर हिलाया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसका मूड काफी अच्छा हो गया। उसी समय नीचे शोर शराबा हुआ। थोड़ी देर बाद काई जी और माँ गुओकाई बड़े बड़े बैग उठाए हुए उत्साहित होकर ऊपर आ गए। उनके पीछे डिंग यान और एक अधेड़ उम्र की महिला 50 के करीब की एक बूढ़ी औरत को सहारा देकर ला रही थी। उस अधेड़ महिला के पास एक छोटी सी लड़की थी, इतनी दुबली कि जैसे हड्डियों का ढांचा हो। भाई अर्जुन, आप कमाल हैं। क्या ली जीकियांग मान गया? काई जी ने ऊपर आते ही उत्साह से पूछा। माँ गुओकाई ने भी तुरंत कहा, छोटे भाई, मैं माँ गुओकाई हूं। हम सच में आपके बहुत आभारी हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मान गया? उसे तो पता भी नहीं कि दरवाजा खुला है। अभी भी मास्टर बेडरूम में सो रहा है। बाद में उससे बात करेंगे। फिलहाल अंदर आओ। सब लोग जल्दी जल्दी सामान उठाकर 3202 में घुस गए। दरवाजा बंद होने के बाद काई जी और माँ गुओकाई ने राहत की सांस ली। पतली सी छोटी लड़की ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, पापा, क्या अब हम यहीं रहेंगे? काई जी ने उसे गोद में उठाया। हाँ, अब तुम और मम्मी यहीं रहोगे। फिर उसने पास खड़ी अधेड़ महिला को खींचते हुए कहा, भाई अर्जुन, ये मेरी पत्नी वू कियान है और ये मेरी बेटी काई याओ। वू कियान ने कृतज्ञता से मुस्कराते हुए कहा, भाई अर्जुन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में नहीं जानती कि आपका एहसान कैसे चुकाए। अर्जुन ने हाथ हिलाया। हम सब बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद की जरूरत नहीं। काई याओ ने मासूमियत से अर्जुन की ओर देखा। बड़े भैया, क्या ये आपका घर है? क्या आप हमें यहां रहने दे रहे हो? उसकी साफ सुथरी निगाहों ने अर्जुन को हल्का सा चौंका दिया। आधे साल की बाढ़ के बाद वह लगभग ऐसे मासूम और भले नजरें देखना भूल ही गया था। उसका दिल नरम पड़ गया। वह झुक गया, जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे थमा दी। काई याओ, है ना? अब से यही तुम्हारा घर है। मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूं। जब मन हो खेलने आ जाना। चॉकलेट देखकर काई याओ की आंखें चमक उठीं। चॉकलेट? ये मेरे लिए? अर्जुन ने मुस्कराकर सिर हिलाया। काई याओ ने सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। उसने लार निगली और अपने माता पिता की ओर देखा। काई जी झिझका। भाई, अब खाने की बहुत किल्लत है।
ये चॉकलेट बहुत कीमती है, आप ही रख लीजिए। वू कियान ने भी तुरंत कहा। हाँ, ये बहुत कीमती है, याओ याओ नहीं ले सकती। लेकिन अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे चॉकलेट का याओ के हाथ में रख दी। ये बच्चे के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इतनी बातें करने का क्या फायदा। फिर उन्हें बोलने का मौका दिए बिना वह माँ गुओकाई के पास खड़ी बूढ़ी औरत की ओर मुड़ा। ओल्ड माँ, ये आपकी पत्नी है? अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर माँ गुओकाई के दिल से बोझ उतर गया था। वह साफ महसूस कर सकता था कि अर्जुन दयालु है, एक अच्छा नौजवान जिसकी नैतिकता अब भी जिंदा है। उसने जल्दी से कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी ली लानहुआ है। ओल्ड ली, ये अर्जुन है। ली लानहुआ का चेहरा पीला सा था। उसने मुस्कराकर कहा, नमस्ते शियाओ लियांग। आपका बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। घर बड़ा है, 4 कमरे हैं, सब आराम से रह सकते हैं। लेकिन अब हमें ली झिकियांग के बारे में बात करनी होगी। ये सुनते ही सबकी नजरें मास्टर बेडरूम की ओर चली गईं। अंदर से खर्राटों की आवाज अब भी रुक रुक कर आ रही थी। ली झिकियांग अभी तक नहीं जागा था। 6 महीने से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। घने काले बादल सूरज की रोशनी को ढक चुके थे। दिन और रात में फर्क कर पाना नामुमकिन हो गया था। बिना मैकेनिकल घड़ियों के समय का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। राकेश ने कल रात अपनी जीवंत सी दिखने वाली गुड़िया को गले लगाकर पूरी रात खेला, थोड़ा सा ब्रेड खाया और अब तक सोता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि बाढ़ पूरी तरह बुरी नहीं है। कम से कम उसे नौकरी पर नहीं जाना पड़ता था और वह हर वक्त घर में रह सकता था। हाँ, अगर खाने पीने की भरपूर चीजें, इंटरनेट और बिजली मिल जाए तो और भी अच्छा होता। उसे एक धुंधला सा सपना आया जिसमें बगल का छोटा सा बदमाश अर्जुन फिर से लिफ्ट में उसकी पत्नी को झांककर देख रहा था। इस बार वह सिर्फ झांका ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसे छू भी लिया। राकेश गुस्से से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी ने न सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि खुद कपड़े उतारने लगी। यह देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया और वह वहीं गालियां देने लगा। लेकिन वह अवैध जोड़ी और भी बेकाबू हो गई। अर्जुन ने सचमुच ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला और उसके सामने फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि उस ब्रेड को देखते ही उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह उत्साह से ब्रेड पकड़कर निगलने लगा। कितनी खुशबूदार, कितनी स्वादिष्ट। उसकी खुशबू सीधे दिमाग तक पहुंची, पेट में जैसे आग लग गई हो। वह लार निगलता रहा, बेतहाशा चबाता रहा, मगर तृप्ति नहीं हुई। मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं। धड़ाम! एक तेज आवाज से राकेश चौंक कर जाग गया। कमरा अंधेरा था। वह शून्य में ताकता रहा, जैसे अभी भी सपने से बाहर न आया हो। उसने दरवाजे पर 3 परछाइयां देखीं, उनमें से एक अर्जुन था, वही जो उसके सपने में उसकी पत्नी को सताता रहा था। अर्जुन! वह घबराकर बैठ गया। सीआईजी और माँ गुओकाई झपट कर आए और एक साथ उसे बिस्तर पर दबा दिया। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। राकेश बड़ी चैन की नींद सो रहे थे। दांत पीसने की आवाज भी आ रही थी। क्या स्वादिष्ट खाने का सपना देख रहे थे? यार! अर्जुन! तुम मेरे घर में कैसे घुसे? ये लोग कौन हैं? छोड़ो मुझे! मैं पुलिस को बुलाऊंगा, छोड़ो! राकेश घबराहट में चीखने चिल्लाने लगा, बुरी तरह छटपटाने लगा। सीएआईजी और माँ गुओकाई उसे मुश्किल से काबू में रख पा रहे थे। तभी सीएआईजी के चेहरे पर क्रूरता झलक गई। उसने पीछे से रसोई का चाकू उठाया और राकेश की गर्दन से लगा दिया। हिलना मत! 1 इंच भी हिले तो जान से मार दूंगा। यह सुनते ही राकेश डर से कांप उठा, पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। वह जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, अर्जुन! छोड़ दो! मैंने अपनी पत्नी तुम्हें दे दी थी। प्लीज मत मारो। उसका शरीर थरथर कांप रहा था। अचानक माँ गुओकाई को बदबू आई। देखा तो राकेश की पैंट गीली हो चुकी थी। वह अवाक रह गया और बुदबुदाया। कितना डरपोक है!
पेशाब तक कर दिया। CAIZ भी हैरान था। बाहर से तगड़ा दिखने वाला आदमी इतना कायर निकलेगा, उसने सोचा न था। वह पल भर के लिए अटक गया। अर्जुन, अब क्या करें? अर्जुन भी कुछ क्षण चुप रहा। फिर सिर हिलाकर बोला, इतना बड़ा आदमी और इतना कायर, मीरा का नाम लेने की भी हिम्मत करता है? उसे एक टुकड़े ब्रेड के लिए बेच दिया और अब भी मुंह चलाता है। इसे बांध दो। CAIZ और ओल्ड माँ ने बेल्ट ढूंढकर उसके हाथ पीछे बांध दिए। राकेश जोर जोर से दया की भीख मांगने लगा। CAIZ को डर था कि उसकी बेटी जाग न जाए, इसलिए उसने झट से गंदी अंडरवियर उसके मुंह में ठूंस दी। तेज बदबू से राकेश की आंखों में आंसू आ गए, वह घुटकर कराहने लगा। बंधे हुए राकेश को देखकर CAIZ और माँ गोकाई ने अर्जुन की ओर देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का क्या किया जाए। आखिरकार वे किसी और के घर में घुसे थे और अब असली मालिक को बांध दिया था। नैतिक रूप से उन्हें अपराधबोध हो रहा था। अर्जुन भी हिचकिचाया। वह सुनील जैसे लोगों की तरह बिना सोचे समझे कत्ल करने वाला नहीं था। कमजोर आदमी को मारना उसे भी खटक रहा था। आखिर मीरा का ख्याल आते ही उसने कहा, छोड़ो, इसे बाहर फेंक दो, अपने हाल पर। CAIZ और माँ गोकाई ने राहत की सांस ली। CAIZ बोला, इसने अपनी पत्नी को खाने के लिए बेच दिया, निर्दयी है। इसे अपने हाल पर छोड़ना मीरा के लिए बदला ही है। माँ गोकाई ने सिर हिलाया। ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने राकेश को उठाकर 31वीं मंजिल के कॉरिडोर में फेंक दिया। CAIZ बोला, मत कहना कि मौका नहीं दिया, ये टेंट और बर्तन पहले हमारे थे। तीनों ऊपर चले गए। राकेश ने उन्हें जाते देखा और राहत की सांस ली। उसने किसी तरह बेल्ट ढीली की, मुंह से अंडरवियर निकाली और ऊपर बंद दरवाजे को जहर भरी नजर से देखा। हरामियों! अर्जुन, मीरा, बस इंतजार करो। टूटे फूटे टेंट को देखकर उसके चेहरे पर और नफरत भर गई, पर गालियां देने के सिवा वह कुछ कर न सका। अकेले अर्जुन के सामने भी वह हिम्मत नहीं करता था, अब तो उसके साथ दो और थे। काफी सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, सुनील। सुनील तो अर्जुन को कब से मारना चाहता है। मैं अभी जाकर उसे बताऊंगा, कहूंगा कि मीरा उसे दे सकता हूं। फिर सुनील और अर्जुन लड़ेंगे। शायद सुनील मुझे खाना दे दे। हाँ हाँ। अर्जुन, अब देखना। उत्साह में वह नीचे भागा। लेकिन जैसे ही वह अंधेरी सीढ़ियों तक पहुंचा, अचानक एक रस्सी उसकी गर्दन में कस गई। ओह! वह दहशत में तड़पने लगा, गर्दन से रस्सी खींचने की कोशिश करता रहा। अंधेरे में वह पीछे खड़े आदमी का चेहरा नहीं देख सका। रस्सी पकड़ने वाले हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अंततः आदमी ने आधा मिनट तक रस्सी नहीं छोड़ी, पूरी तरह निश्चिंत होकर ही ढील दी। राकेश का शरीर सीढ़ियों पर ढेर हो गया। अंधेरे में खड़ा आदमी हल्के से बोला, मैं सच में तुम्हें छोड़ देना चाहता था, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत चुनी। सुनील के पास जाने की बात, और वो भी बुदबुदाते हुए, ताकि मैं न सुनूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और रस्सी समेट ली। CAIZ और माँ गोकाई को वापस भेजकर वह जानबूझकर अलग हुआ था, उसे राकेश पर भरोसा नहीं था। सीढ़ियों पर आते ही उसने सब सुन लिया था। तभी उसने तय कर लिया, दुश्मन दुश्मन होता है। कायर सही, पर सुनील के साथ जुड़ता तो बड़ा खतरा बन सकता था। अर्जुन ने झुककर शव उठाया और कॉरिडोर के बाहर फेंक दिया। धप्पा! पानी उछला, लेकिन लगातार बरसती बारिश में आवाज डूब गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन ने नीचे काले पानी को कुछ सेकंड देखा, फिर चुपचाप ऊपर लौट गया। डिंग! आपने एक म्यूटेंट मानव एक को मार दिया है, आपको 5 पॉइंट्स मिले हैं। सीढ़ियों पर अर्जुन ठिठक गया और पीछे कॉरिडोर की ओर नजर डाली। क्या राकेश को म्यूटेंट मानव माना गया? क्या उसने म्यूटेंट मछली खाई थी? अर्जुन चौंक गया। म्यूटेंट मानव और सामान्य इंसान में फर्क क्या होता है?
वह कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया था। इतना डरपोक आदमी भी म्यूटेट हो सकता है? 5 पॉइंट्स। उसने लॉटरी डिस्क की तरफ देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने तुरंत ड्रॉ नहीं किया। 1 पॉइंट लॉटरी डिस्क में ज्यादातर रोजमर्रा की बेकार चीजें थीं, खाने पीने का सामान बहुत कम। वह अपने पॉइंट्स जाया नहीं करना चाहता था। जब 10 पॉइंट्स हो जाएंगे तब बड़ा ड्रॉ करूंगा। वह ऊपर जा ही रहा था कि अचानक एक आवाज आई। काफी निर्णायक हो। अर्जुन ने ऊपर देखा, राकेश के घर का दरवाजा। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दरवाजे से टिकी हुई थी। सिलुएट से ही वह पहचान गया, डिंग यान। वह पास गया और बोला, तुमने देख लिया? हूं। मुझे लगा था तुम उसे डांटोगे फटकारोगे। लेकिन सीधे। हा। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मेरे पीछे क्यों आई? डिंग यान ने कंधे उचका दिए। बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश साफ बदला लेने वाला था। जब तुम उसे मारने नहीं वाले थे तो मैं ही आ गई। लेकिन अब लगता है मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, हा। वह मुस्कराई, आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। यह औरत कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उसने दरवाजा खटखटाया। फालतू बातें मत करना। निश्चिंत रहो। राकेश गायब है और हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी बेबस आदमी ने चाकू मार दिया हो, हा। CAIZ ने पीपहोल से देखा और दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर आए। अर्जुन ने पूछा, कमरे बांट दिए? CAIZ ने सिर हिलाया। हम मास्टर बेडरूम में रहेंगे। मेरी पत्नी साफ कर रही है। ओल्ड माँ लोग दक्षिण वाले गेस्ट रूम में रहेंगे। जियाउडिंग उत्तर वाली स्टडी में। डिंग यान ने हल्के से कहा। मैं अकेली रहती हूं, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह कमरा छोटा था, बिना बालकनी, सिर्फ खिड़की। सुरक्षा के लिहाज से वह छोटा कमरा ज्यादा सुरक्षित था। डिंग यान ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की नजरें टकराईं, फिर अलग हो गईं। अर्जुन ने घर को देखा। 4 कमरे हैं। आखिरी कमरे का क्या करोगे? CAIZ गंभीर हो गया। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसकी सुनील से खून खराबे की दुश्मनी है। बात करूंगा तो जरूर जुड़ेगा। तुम उसे यहां लाना चाहते हो? भरोसेमंद है? पूरा। ठीक है। ये तुम संभालो। अब सुनील से निपटने की बात करते हैं। तीनों, डिंग यान, CAIZ, मा गुओकाई, गंभीर हो गए और बैठ गए। अर्जुन बोला, अब हमारे दोनों घर आमने सामने हैं। किसी पर हमला हुआ तो दोनों साथ जवाब देंगे। अगर सुनील के लोग कॉरिडोर में आए तो मिलकर पलटवार करेंगे। तब वह 32वीं मंजिल पर पैर नहीं जमा पाएगा। CAIZ ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा गठबंधन एक दूसरे का सहारा बनने के लिए है। मा गुओकाई बोला, कॉरिडोर तंग है, ज्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते। अगर हम साथ लड़े तो घर बचा लेंगे। डिंग यान ने हाथ उठाया। हथियार? हमारे पास सिर्फ चाकू हैं, करीबी लड़ाई के। वे सब तगड़े आदमी हैं। हमें दूर से वार करने का तरीका चाहिए। CAIZ बोला, घर में पोछा है, भाला बना सकते हैं। मा गुओकाई ने कहा, बियर की बोतलें फेंकने के काम आ सकती हैं। डिंग यान चुप रही। एक औरत होने के नाते ऐसे उपाय तुरंत सूझ नहीं रहे थे। तभी W कियान की आवाज आई। ओल्ड CAI, सब सजा दिया है। आकर देखो, क्या काम का है। सब उठकर उधर गए। लिविंग रूम के फर्श पर तरह तरह की चीजें रखी थीं। कपड़ों के ढेर के अलावा सबसे नजर खींचने वाली चीजें थीं, इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट और सॉसेज का आधा बैग। W कियान बोली, ये मास्टर बेडरूम में गुड़िया के पेट। डिंग यान की बात सुनते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन को अचानक अपनी गुलेल याद आ गई। यह इलास्टिक बैंड गुलेल बनाने के लिए एकदम सही लग रहा था। बहुत बढ़िया आइडिया। इस इलास्टिक बैंड से तो गुलेल बनाई जा सकती है।
बूढ़े माँ ने ताली बजाते हुए तारीफ की। डिंग यान मुस्कुराई। गुलेल की ताकत फिर भी कम होती है। अगर यह किसी नाजुक जगह पर न लगे तो किसी को गंभीर चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। मैं देखना चाहती हूं कि क्या क्रॉसबो या कुछ वैसा बनाया जा सकता है। क्रॉसबो? तुम्हें वो बनाना आता है? काई जी और माँ गुओकाई दोनों हैरान रह गए। यहां तक कि अर्जुन भी उसे ध्यान से देखने लगा। यह औरत वाकई कुछ जानती लग रही थी। डिंग यान बोली, मैंने पहले इससे जुड़े वीडियो देखे हैं। क्रॉसबो बनाने का सिद्धांत बहुत सरल है। अगर सही औजार मिल जाए तो मैं एक रात में बना सकती हूं। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और कहा, यहां महोगनी का काफी फर्नीचर है और क्वालिटी भी अच्छी है। बाद में मैं इन्हें देखकर रिसर्च करूंगी। सबने सहमति जताई और इलास्टिक बैंड स्वाभाविक रूप से डिंग यान को दे दिया गया। बाकी सामान में से सब लोग चुनने लगे। तभी वू कियान ने कबाड़ में से एक छोटा सा दवाई का बॉक्स निकाला और कहा, यह घर का फर्स्ट एड बॉक्स है। आगे काम आ सकता है। काई जी और माँ गुओकाई खुश हो गए और तुरंत खोलकर देखने लगे। बॉक्स में पोविडोन आयोडीन, पट्टिया, आइबुप्रोफेन, मोंटमोरिलोनाइट पाउडर, एस्पिरिन, सर्दी की कैप्सूल, श्वांगहुआंगलियन ओरल सॉल्यूशन, युन्नान बायाओ, बैंड एड, बाम ऑयल, पैच और दूसरी आम दवाइयाँ थीं। दवाइयाँ देखकर सभी उत्साहित हो गए। आइबुप्रोफेन बुखार कम करता है और सर्दी की दवाइयाँ बहुत काम की हैं। बूढ़े माँ खुशी से बोले। बाहर ज्यादातर जगह पानी में डूबी हुई थी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर लगभग खत्म हो चुके थे। दवाइयाँ अब बेहद कीमती संसाधन थी। इस हालात में अगर कोई बीमार पड़ जाए और दवा न हो तो बस सहना ही पड़ेगा, जो लगभग मौत के बराबर था। काई जी की नज़र युन्नान बायाओ और बैंड एड पर टिक गई। ये बाहरी दवाइयाँ भी बहुत कीमती हैं। अब हमें सुनील और उसके लोगों से निपटना है, चोट लगना तय है। ये हमारी जान बचा सकती हैं। अर्जुन ने भी दवाई का बॉक्स टटोला और अचानक दो चीजें निकालकर बोला, मुझे ये दोनों चाहिए। सबकी नज़र उस पर गई। उसके हाथ में 10 ड्यूरेक्स कंडोम का डिब्बा और इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियों का पैकेट था। माँ गुओकाई और काई जी ने एक दूसरे को देखा और मीरा को याद कर उनके चेहरे अजीब हो गए। डिंग यान ने भी अर्जुन की तरफ देखा और बोली, मुझे एक गोली दे दो। अर्जुन ने सिर हिलाया, डिब्बा खोला, एक गोली निकाली और उसे दे दी। डिंग यान ने बिना हिचक वहीं ले ली। अर्जुन ने माँ गुओकाई और काई जी की ओर देखा। माँ गुओकाई हंसते हुए बोला, मेरी तरफ मत देखो। दादी ली और मुझे इसकी जरूरत नहीं। काई जी भी हंसा, मुझे भी नहीं। अर्जुन चौंक गया। भाई काई, आप तो अभी 40 के आसपास ही हैं। आपको जरूरत नहीं? काई जी पहले अटका, फिर समझ आया और हंसते हुए गाली दी। अरे बदमाश, क्या सोच रहा है? बहन वो कॉइल इस्तेमाल करती है। वो कियान यह सुनकर लाल हो गई और उसे मुक्का मार दिया। सब जोर से हंस पड़े। ऐसा लगा जैसे सबके बीच की दूरी अचानक कम हो गई हो। सिर्फ डिंग यान ही शांत रही, जैसे उसे ऐसे मजाक पसंद न हो। सामान बांटने के बाद वो कियान ने एक डिब्बा ढूंढा और अर्जुन का सामान उसमें रख दिया। अर्जुन ने डिब्बा उठाया और बोला, मैं पहले वापस जा रहा हूं। माँ गुओकाई ने कहा, रात के खाने के लिए बुला लूंगा। मैं और श्याओकाई नीचे मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने सलाह दी, जिंदा मछली पकड़ने की कोशिश करना। जैसे ही पकड़ो, मुझे बुलाना। मैं इन बाढ़ की मछलियों को स्टडी करना चाहता हूं। माँ गुओकाई हैरान हुआ, इसमें स्टडी क्या है? उन्हें नहीं पता था कि मछलियां म्यूटेट हो चुकी थीं। अर्जुन ने समझाया, ये मछलियां पहले समुद्री थीं। अब अंदरूनी इलाकों में दिख रही हैं और जिंदा भी हैं। इसका मतलब है कि इनमें अज्ञात बदलाव हुए हैं। माँ गुओकाई सन्न रह गया। काई जी की भौहें सिकुड़ गईं। यह वाकई अजीब है। पहले इंटरनेट पर लोग कह रहे थे कि समुद्र का पानी उल्टा बहकर अंदर आ गया है और विशाल समुद्री जीव शहरों में आ गए हैं। मुझे लगा अफवाह है।
अब लगता है शायद अफवाह नहीं थी। डिंग यान बोली, अगर समुद्र का पानी जमीन पर आ गया है तो समुद्री जीवों का बचना स्वाभाविक नहीं है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नमक की मात्रा अलग होती है। तर्क के अनुसार ये जीव लंबे समय तक नहीं बच सकते, खासकर गहरे समुद्र के जीव। क्या तुमने खबर नहीं देखी? शहर की बाढ़ में विशाल समुद्री जीव दिखाई दिए और नाव से बाहर निकले लोगों को सीधे निगल लिया गया। यह सुनते ही सब गंभीर हो गए। समुद्र बहुत विशाल है और इंसान आज भी गहरे समुद्र के जीवों को पूरी तरह नहीं जानता। क्या सच में म्यूटेशन हो चुका था? काई जी बोला, ठीक है, मछली पकड़ते ही तुम्हें दिखाएंगे। जिंदा होनी चाहिए, अर्जुन ने दोहराया। ठीक है। इसके बाद अर्जुन ने सबको अलविदा कहा और 3202 से निकल गया। अंधेरी सीढ़ियों में खड़ा होकर वह सीधे वापस नहीं गया, बल्कि छत की ओर चढ़ने लगा। छत पर तेज बारिश की वजह से पानी लगातार बह रहा था। वहां एक मजबूत टेंट और अंदर फोल्डिंग बेड था। शायद पहले झू जियाकियांग यही रहता था। अर्जुन ने टेंट छाना, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसने फायर एस्केप का लोहे का दरवाजा खींचा, बंद था। बाहर से धीमी आवाजें आ रही थीं। धड़ाम धड़ाम, कोई है क्या? श्याओ जो, तुम अंदर हो क्या? आज पानी भर चुका है, अब और बाल्टियां नहीं है। क्या हम नीचे आकर आराम कर सकते हैं? यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भी कोई जवाब नहीं। लगता है झो जियाकियांग यहां नहीं है। वह आमतौर पर हर घंटे आता था, बाकी समय दरवाजा बंद रखता था। लेकिन इस बार आधा दिन हो गया। क्या इमारत के अंदर कुछ हुआ है? मैंने पहले सुनील और उसके लोगों की आवाजें सुनी थी। शायद लड़ाई हुई थी। अगर वो मर गए हों तो अच्छा ही है। चुप रहो, आवाज नीचे मत जाने दो। हमें किसी तरह नीचे उतरना होगा। यहां पानी तो है, लेकिन खाना नहीं। अर्जुन ने टुड्डी सहलाई। छत पर कुछ बूढ़े लोग फंसे हुए थे, शायद उन्हें जबरदस्ती पानी भरने के लिए लगाया गया था। झो जियाकियांग ने दरवाजा बंद कर दिया था और अब वे फंस गए थे। क्या उन्हें बचाया जाए? अर्जुन की आंखों में हल्की चमक उभरी। एक पल में ही अर्जुन ने फैसला कर लिया। बचाना है। ये लोग भले ही बूढ़े हों और लड़ने की ताकत न रखते हों, लेकिन मेरे दुश्मन के दुश्मन हैं और वही मेरे दोस्त होते हैं। सुनील के लोग इन्हें लगातार सताते रहे हैं। अगर मैं इन्हें बचा लूं, तो ये लोग किसी न किसी तरह सुनील के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। मुझे इनके एहसान की जरूरत नहीं, बस अगर इससे सुनील को परेशानी होती है, वही काफी है। उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया और जोर से बोला, कोई है बाहर? आवाज सुनते ही बाहर खड़े लोग डर गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने फिर चिल्लाकर कहा, कोई है क्या? अगर कोई नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। तभी एक आवाज खामोशी तोड़ते हुए आई, हाँ हाँ, हम हैं। प्लीज मदद करो, हमें बचा लो। बेटा, झू जियाकियांग कहाँ है? बेटा, दरवाजा खोल दो, बारिश बहुत तेज है। हमने बाल्टियां भर दी हैं, क्या तुम जियाओ से बात करके हमें अंदर रुकने दे सकते हो? अर्जुन ने दरवाजे के अंदर से कहा। झू जियाकियांग मर चुका है। उसने ये दरवाजा जंजीर से बंद कर रखा था। क्या किसी को चाबी के बारे में पता है? बाहर फिर सन्नाटा छा गया। फिर कोई खुशी से चिल्लाया, वो जानवर मर गया? अच्छा हुआ। बेटा, सुनील भी मरा क्या? चाबी झू जियाकियांग के पास ही रहती थी। मैंने उसे सोते वक्त भी गले में पहने देखा है। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी लाश नीचे फेंक दी गई है, चाबी शायद खो गई होगी। रुको, मैं कुछ ढूंढता हूं। लोहे की रॉड से जंजीर तोड़ दी गई। दरवाजा खुला और 4-5 बूढ़े लोग भीगते हुए अंदर आ गए। अर्जुन ने उन्हें देखा, ज्यादातर 60 के ऊपर थे। उन्होंने भी अर्जुन को देखा, हेलमेट पहने, हाथ में रॉड, और डर गए। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, क्या हुआ? आपका नाम?
झेंग गोक्यांग। सब मुझे ओल्ड झेंग कहते हैं। अर्जुन ने कहा। सुनील के लोग अब फ्लोर लोगों का खाना छीन रहे हैं। आज उन्होंने मुझसे झगड़ा किया और मैंने उनमें से कुछ को मार दिया। संभल कर रहना। यह सुनते ही बूढ़े कांप उठे। तुमने लोगों को मार दिया? अर्जुन बोला। कहीं छिप जाओ। सुनील वापस आएगा। घर लौटते ही। कौन है? रसोई में मीरा चाकू पकड़े खड़ी थी। मैं हूं, छोटे भाई। अर्जुन ने बॉक्स रखा। तुम्हारे कपड़े और कॉस्मेटिक्स ले आया हूं। मीरा मुस्कुराई। इतनी गर्मी में एक ही कपड़ा था। धन्यवाद। अर्जुन ने उसे गले लगाया। वह कांप उठी। उसने झुककर उसके होठों पर चूम लिया। छोटे भाई, यहां नहीं। चूल्हा जल रहा है। अर्जुन ने कान में कहा। आज रात। मीरा का चेहरा लाल हो गया। ट्रेनिंग के बाद सिस्टम की आवाज आई। डिंग, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 0.1 बढ़ी है। अर्जुन मुस्कुराया। मैं खुद को मजबूत बना सकता हूं। खाने की मेज पर। मीरा, खाना बहुत अच्छा है। तुम खाओ, तुम ज्यादा मेहनत करते हो। अर्जुन हंसा। आज रात की मेहनत के लिए ताकत चाहिए। मीरा शर्म से झुक गई। अर्जुन जोर से हंसा। ऐसे हालात में भी यह पल वाकई खास था। दोपहर का खाना खाने के बाद अर्जुन ने फिर से अपने हथियार का अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी दिनचर्या बेहद नियमित थी। घर में एक खूबसूरत औरत की मौजूदगी भी उसके अभ्यास को जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाई। अर्जुन ज्यादातर संगीन बेयनेट से वार करने का अभ्यास कर रहा था। पिछली बार शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद वह जानबूझकर अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता था। उसने छत पर झू जियाकियांग के टेंट से मिली क्रोबार को स्टील पाइप के अंदर ठूंस दिया, जिससे पूरे हथियार का वजन काफी बढ़ गया। इससे वार करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन अर्जुन ने दांत भींचकर अभ्यास जारी रखा। जब तक उसके दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न नहीं हो गए और वह पूरी तरह थक नहीं गया, तब तक वह नहीं रुका। आखिरकार उसने बंदूक नीचे रखी और जमीन पर बैठ गया। यह देखकर मीरा तुरंत पानी का गिलास लेकर आई। पानी देते हुए उसने अपने आप ही उसके कंधों और बाजुओं की मालिश शुरू कर दी। अर्जुन सोफे पर लेट गया और बोला, आज रात खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मीरा एक पल के लिए चौंकी, फिर बिना वजह पूछे सिर हिला दिया। ठीक है। तुमने ये नहीं पूछा कि क्यों? अर्जुन ने मुस्कराकर कहा। मीरा ने सिर हिलाया। अब खाना इतना कम है कि बहुत से लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे। हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लग्जरी है। छोटे भाई, सच कहूं तो मैं काफी समय से सोचना चाह रही थी कि हमें खाना बचाकर चलना चाहिए। शायद सरकार की मदद आ जाए। अर्जुन हंसा। तुम गलत समझ रही हो। हमारे पास खाने की कमी नहीं है। आज रात पड़ोसियों ने हमें खाने पर बुलाया है। पड़ोसी? मीरा हैरान हो गई। फिर उसे अचानक राकेश की याद आई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या मैं न जाऊं तो ठीक रहेगा? अर्जुन ने भौं उठाई। तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि उनके पास खाना आया कहां से? कहां से आया? मीरा ने पूछा। राकेश ने छुपाकर रखा था। CAI जही और बाकी लोगों ने ढूंढ निकाला। क्या? उसके पास अब भी खाना था? मीरा की आंखों में अविश्वास था। अगर उसके पास खाना था, तो फिर उसने उसे सुनील के पास बेचने की कोशिश क्यों की? क्यों उसे अर्जुन को लुभाने भेजा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। अब समझ में आया। खाना सीमित था। अकेला खाता तो कुछ दिन और जी लेता। 2 लोग खाते तो जल्दी खत्म हो जाता। और अगर तुम्हें बेचकर खाना मिल जाए तो और दिन निकल सकते थे। उसका हिसाब सीधा था। मीरा की आंखें लाल हो गईं। वह होंठ काटते हुए बोली, वो जानवर है। जानवर से भी बदतर। उसके दिल में अपने पूर्व पति के लिए नफरत भर गई।
कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। मैं आज रात जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि वो देखे, जिस आदमी के साथ मैं अब हूं, वो उससे 1000 गुना बेहतर है। अर्जुन हंसा। यही बात है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगी। मीरा चौंक गई। क्यों? CAIZ और ओल्ड माँ ने उसे भगा दिया। ऐसे आदमी को पास रखना टाइम बम रखने जैसा है। मीरा को चिंता हुई। अगर वो सुनील के पास चला गया तो? अर्जुन हंसा। अगर वो सुनील के साथ मिलकर मेरे खिलाफ आया, तो तुम क्या करोगी? मीरा ने बिना झिझक कहा। मैं आपके साथ रहूंगी, छोटे भाई। अर्जुन सोफे पर लेटते हुए मुस्कराया। सच में? तो जरा दिखाओ। हाँ? कैसे? मीरा हड़बड़ा गई। मेरे ऊपर बैठो। क्या? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। आपने तो कहा था। आज रात। अर्जुन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अभी सिर्फ थोड़ा सा। शर्माते हुए मीरा उठी और धीरे धीरे उसके ऊपर बैठ गई। वह मसाज करने की कोशिश कर रही थी, तभी अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा पीछे खिसको। उसका चेहरा और लाल हो गया। जैसे जैसे वह पीछे गई, स्कर्ट ऊपर खिसकती गई। वह जल्दी से स्कर्ट थामने लगी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जारी रखो। तभी मीरा की नजर बालकनी की ओर गई। उसका चेहरा बदल गया। वो क्या है? अर्जुन तुरंत उठा। उसने मीरा को खींचकर दीवार से लगाया और बंदूक उठा ली। चुप कर रहो, उसने कहा। बालकनी के बाहर एक काला ड्रोन मंडरा रहा था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। कोई उसके घर की जासूसी कर रहा था। खिड़की बंद थी, इसलिए ड्रोन अंदर नहीं आ पाया। अंधेरे की वजह से वह भीतर साफ नहीं देख सका। थोड़ी देर बाद ड्रोन नीचे की ओर उड़ गया। कुछ देर बाद वह फिर लौटा। इस बार उसके साथ एक प्लास्टिक की थैली लटकी हुई थी। अर्जुन ने देखा। 31वीं मंजिल की नीचे वाली खिड़की खुली। एक हाथ बाहर आया और ड्रोन अंदर चला गया। नीचे वाला फ्लैट। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे याद आया, नीचे रहने वाला ज्यादा दिखाई नहीं देता, सिर्फ ग्रुप में एक्टिव रहता है। नाम था सॉन्ग दबाओ। उसने मीरा की ओर देखा, जो अब भी सोफे पर घबराई हुई थी। सब ठीक है? अर्जुन ने कहा। छोटे भाई, वो क्या था? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। ड्रोन। ड्रोन? वह हैरान रह गई। नीचे रहने वाले को जानती हो? सॉन्ग दबाओ, अर्जुन ने पूछा। मीरा ने सोचा। हाँ, 3101 में रहने वाली सॉन्गवेन। एक जवान औरत। बाढ़ के बाद नहीं दिखी। क्या करती है? अर्जुन ने तुरंत पूछा। शायद ब्रॉडकास्टर है, मीरा बोली। पहले बात हुई थी। अर्जुन सोच में पड़ गया। ब्रॉडकास्टर। ड्रोन होना समझ में आता है, लेकिन वह उसके घर की निगरानी क्यों कर रही थी? क्या वह ड्रोन से चोरी कर रही है?